करंट का डायरेक्शन बाहर है, करंट का डायरेक्शन बाहर है, रेडिएशन अंदर जा रहा है, मतलब जो करंट का डायरेक्शन है, रेडिएशन का डायरेक्शन है, वो ऑपोजिट है बॉस, मतलब यहाँ पे बीटा पार्टिकल ही होगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी फिजिक्स 2025 के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जो कि काउंसिल ने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए, मैंने देखा है वाइल सॉल्विंग यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो अब आपको लॉज प्रिंसिपल्स समझना होगा रादर देन रोट लर्निंग। एम आई क्लियर? चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन उन्होंने दिया है। अगेन पैटर्न आपको पता है, देयर आर टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए कंपलसरी है 40 मार्क्स का, उसमें पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू, ठीक है, 15 एमसीक्यू। चलिए, मोमेंट ऑफ कपल हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सही बात है। देन द मोमेंट ऑफ कपल इज टेकिंग, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव साइन देते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये तो सीधा रिकॉल था। The kinetic energy of the body depends on the position, center of gravity, momentum, displacement। अरे भैया, P equals to रूट ओवर 2m के, ये तो रिलेशन है हमारे पास। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कैसे डिपेंड हो रहा है देख पा रहे हो आप, मतलब आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गिवन बॉडी डिपेंड्स ऑन द मोमेंटम। चलिए नंबर 3 देखते हैं। For burning of coal in a thermoelectric station, the energy conversion take place is, देखो thermoelectric station मतलब मेरा मेन काम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। आखिरी में वहाँ पे क्या होता है, कोल को हम लोग बर्न करते हैं, मतलब ये हो गया केमिकल एनर्जी, इससे आपका हीट प्रोड्यूस होता है, ये हो गया आपका हीट एनर्जी, ठीक है। उस हीट एनर्जी से हम लोग स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और स्टीम से हम लोग क्या करते हैं, टर्बाइन को रोटेट करते हैं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी आ गया, और फिर उसके बाद हम लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। डिड यू गेट इट? तो केमिकल टू हीट टू मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ये आपका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 भी बड़ा ही प्यारा सा सम है। The adjacent diagram shows the movable block of a block and tackle। block and tackle में कुछ फिक्स होते हैं, कुछ मूवेबल होते हैं, तो यहाँ पे मूवेबल वाला दिखाया हुआ है। With effort in a convenient direction, effort in a convenient direction मतलब effort को हम लोग नीचे, effort आपका नीचे लग रहा है, आप नीचे टान रहे हो, ठीक है। effort is in the downward direction। From the diagram we can conclude the number of pulleys used in the fixed block are 1, 3, 2, 4। देखो ऑप्शन क्या है, पहले समझो सवाल को, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू विल से कि सर 1 कर देते। देखो पहली बात तो 4 और 3 तो नहीं होगा, या तो 1 होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, या तो 2 होगा, ऐसा ही कुछ सिनारियो होगा जिन्होंने मशीन पढ़ा है। अगर आपका ऑड नंबर ऑफ पुलिस होते हैं तो सेम नंबर्स फिक्स होते हैं, सेम नंबर मूवेबल होते हैं, इवन होते हैं तो सेम नंबर फिक्स, सेम नंबर मूवेबल, लेकिन ऑड होते हैं तो एक ज़्यादा फिक्स होता है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम अगर आप देखोगे तो जो मूवेबल पुली है वहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ बीच का, ठीक है। तो इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, लुक केयरफुली, आपका एफर्ट का डायरेक्शन कन्वीनियंट डायरेक्शन में नीचे आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ से हम करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी कि ये तो होगा नहीं। वी कांट यूज 1 पुली। आपके बच्चा बोलेगा सर 1 पुली था, हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे ऐसे, लेकिन भैया ये तो है ही नहीं ना, आपका स्ट्रिंग तो स्टार्ट हो रहा है नीचे वाले पुली से। अब देखो तो ध्यान से, ये सुनो, इसलिए यहां पे हम लोग 2 पुली यूज करेंगे फिक्स्ड वाले में। एम आई क्लियर? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 1 नहीं होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जाहिर सी बात है 1 होता तो हम लोग नीचे ऊपर से स्टार्ट करते, ठीक है, लेकिन आपका जो कन्वीनियंट डायरेक्शन में एफर्ट भी आ रहा था, लेकिन इस डायग्राम के हिसाब से आपका नीचे से स्टार्ट हुआ तो, और 1 में अगर नीचे से स्टार्ट करेंगे तो एफर्ट ऊपर हो जा रहा है, यानी कि आपका डायग्राम ये होगा, मतलब द करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर है? अच्छा, नंबर 5 क्या बोल रहा है, दिस वाज नंबर 4। When light is dispersed by a prism,
inside the prism compared to the blue light, the red light slows down less and refracts more, slows down more and refracts less, slows down more and refracts more, slows down less and refracts less. ऑप्शन देख लो आप. देखो वैक्यूम में तो जितने भी लाइट है जो भी कलर का हो सबका स्पीड सेम होता है, लेकिन इन एनी मीडियम आपका स्पीड चेंज हो जाता है कलर के हिसाब से. और जो सबसे ज्यादा स्पीड होता है वो होता है रेड लाइट का. किसी भी मीडियम में रेड लाइट का स्पीड जो होगा वो ज्यादा होगा. तो यहां पे ब्लू और रेड लाइट को कंपेयर करने बोला है, तो रेड का ज्यादा स्पीड होगा, मतलब वो स्लो डाउन करेगा, स्पीड तो कम हो जाएगा. कोई भी मीडियम में एयर से अगर ग्लास में आ रहा है तो ग्लास में स्पीड कम हो जाएगा, लेकिन वहां पर भी रेड का स्पीड ज्यादा होगा कंपेयर टू ब्लू. मतलब इट स्लोज डाउन बट स्लोज डाउन लेस. मतलब पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन क्वालिफाई कर रहा है, स्लोज डाउन लेस. और जाहिर सी बात है रेड जो है वो रिफ्रैक्ट लेस करता है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा. Am I clear? चल ये तो इजी था. नंबर 6 देखते हैं. नंबर 6, an endoscope use optic fiber to transmit high resolution image of internal organ without loss of information. The principle of light that is used in the optical fiber is based on, ये सिंपल रिकॉल का क्वेश्चन है भैया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. मतलब ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है. अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग. A convex lens has focal length 12 with an object at a distance of 20 centimeter in front of the lens. He obtained a blurred image on the screen placed at the distance of 23 centimeter in front of the lens. In order to obtain the clear image, he has to move the screen. अब स्क्रीन को उसको क्या करना होगा. देखो इमेज बोल रहा है कि 23 सेंटीमीटर पे आपका एक ब्लर्ड इमेज हो रहा है, तो स्क्रीन जो है स्क्रीन को कहाँ मूव करेगा. टुवर्ड्स द लेंस मूव करना पड़ेगा, अवे फ्रॉम द लेंस, टू द पोजीशन वेरी फार अवे फ्रॉम द लेंस, इधर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लेंस. तो डी तो होगा नहीं, सिंपल सा बात है. सी भी नहीं होगा. टू अ पोजीशन वेरी फार अवे फ्रॉम द लेंस कोई मतलब ही नहीं है. इधर टुवर्ड्स और अवे ये भी नहीं होगा. तो या तो टुवर्ड्स द लेंस होगा या तो अवे फ्रॉम द लेंस होगा. आप देखो ध्यान से, दो तरीका. एक है कि आप इमेज डिस्टेंस निकाल लो, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f. जिन्होंने ये चैप्टर किया तो 1/v माइनस, और ये नेगेटिव होगा इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो माइनस प्लस 1/20 इक्वल्स टू 1/12. कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो 1/v क्या होगा, 1/12 माइनस 1/20, मतलब ये हो गया 60. 5 माइनस 3 यानी कि 1/v हो गया 2/60. मतलब v है 30 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये आपका लेंस है इस साइड 30 सेंटीमीटर, मतलब इट हैज टू मूव अवे फ्रॉम द लेंस. सही है, अवे फ्रॉम द लेंस. या तो ऑप्शन मेरा बी करेक्ट ऑप्शन होगा. यू कैन मूव इट टुवर्ड्स द लेंस, यू हैव टू मूव इट अवे फ्रॉम द लेंस. और ऐसे भी याद रख सकते थे आप, ये आपका लेंस है, ये 12, ये 2f24, 12, 24. ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मतलब इमेज कहाँ होगा, इसके बाद ही तो होगा, 2f के बियॉन्ड तो होगा भाई, 2f के उस साइड होगा ना, है कि नहीं. तो यू हैव टू मूव इट अवे फ्रॉम द लेंस. क्लियर है, ये भी अच्छा सवाल था. चल उसके बाद देखते हैं असर्शन रीजन है. नंबर 8 क्या दिया है, इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू अ डेंस फॉग एंड मिस्ट. सही बात है, आपने अगर प्रॉपर्टी ऑफ इंफ्रारेड पढ़ा होगा तो ये प्रॉपर्टी में था, तो ये तो करेक्ट है भाई, ये तो करेक्ट है, प्रॉपर्टी में था. प्रॉपर्टी या यूजेस में देख लेना. इंफ्रारेड रेडिएशन अंडरगोज मिनिमल स्कैटरिंग इन अर्थ एटमोस्फियर. बिल्कुल सही बात है, जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू लैम्डा टू द पावर 4. अब इंफ्रारेड का जो क्या होता है, लैम्डा बहुत ज़्यादा होता है तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग कम होता है, इसलिए तो यूज होता है. ये दोनों सही है. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सही है भाई, एकदम सही है. नंबर 9,
two sound waves x and y have the same amplitude and the same wave pattern, but the frequencies are 60 hertz and 120 hertz. ठीक है, then ऑप्शन ए क्या दिया है, x will be shriller and y will be grave. गलत बात है, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा श्रिल साउंड होगा. ठीक है, x will be grave and y will be shriller. सही बात है, ऑप्शन बी. अच्छा, ऑप्शन सी क्या था, x will define quality. नहीं, क्यों भाई, दोनों का वेव पैटर्न तो सेम है, ये रॉन्ग हो गया. x is louder than y, ये भी रॉन्ग है, एम्पलीट्यूड तो सेम ही है. ऑप्शन बी इज माई करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नंबर 10 देख लेते हैं. 10 क्या बोला है, द ग्राफ ऑफ वोल्टेज वॉज इज करंट फॉर 4 different materials P, Q, R, S is shown below. VI. Which of these 4 material would be used for making filament of the bulb? Filament of the bulb मतलब रेजिस्टेंस आपका हाई चाहिए. इन सब का रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, VI है, मतलब स्लोप से आपको रेजिस्टेंस मिलेगा. रेजिस्टेंस इक्वल टू V बाई I होता है ना भाई, तो इसके स्लोप से क्या मिलेगा आपको, इसके स्लोप से मिलेगा आपको रेजिस्टेंस. सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, P का है, मतलब सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, P का होगा, मतलब P हमारा क्वालिफाई करता है, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. एक चीज ऐसा भी कर सकते हो, देखो मैंने V सबका सेम ले लिया, तो I जिसका सबसे कम होगा, ये IP है, ये IS IQ है, ये IR है, ये IS है, V सबका सेम है, V सबका सेम है. IP सबसे कम है, V सबका सेम हो, मतलब रेजिस्टेंस सबसे हाई किसका होगा, P का होगा डेफिनेटली. आप I सबसे कम है, मतलब R जो है वो बढ़ जाएगा, फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ जाएगा. I सबसे ज्यादा है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कम हो जाएगा. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. नंबर 11 देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कन्वेंशन द कलर ऑफ द अर्थ वायर ग्रीन होता है भाई, सिंपल सा बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था. करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल as shown in the figure दिखा रहा है आपको. which one of the figure will correctly depict the magnetic polarity and the direction of the line of force along the axis of the coil. सबसे पहली बात, क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल इंड्यूस्ड होगा, खत्म. पहले तो ये क्लियर हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट ये ना, तो साउथ पोल होगा. साउथ पोल में आपका या तो ऑप्शन ए है या तो ऑप्शन सी है. ऑप्शन ए में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर निकल रहा है, ऑप्शन सी में अंदर जा रहा है. अब देख लेते हैं हम लोग, स्क्रू ड्राइवर ले लो. अगर आपका यहाँ पे स्क्रू है, स्क्रू ड्राइवर को क्लॉकवाइज अगर आप घुमाओगे तो स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा ना. स्क्रू कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, मतलब ऑप्शन सी मेरा करेक्ट ऑप्शन है. या फिर राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते थे. यहाँ पे आया करंट का डायरेक्शन, ठीक है. अब ये जिधर हम फोल्ड करेंगे उधर मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो अंदर की तरफ जा रहा है. सिंपल सा लॉजिक है, क्लियर है. चल, ये था नंबर 12. नंबर 13 देखते हैं. हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी इज द, ये तो डायरेक्ट रिकॉल है भैया. ऑप्शन बी देखो, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ा है तो दिस इज एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड. ये सिंपल सा है, डेफिनेशन वाला था. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट अ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर. तो लेटेंट हीट बात कर रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर रहे हैं. ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है, ये भी डायरेक्ट रिकॉल वाला था, कुछ रॉकेट साइंस नहीं था यहाँ पे. ठीक है, आपको डेफिनेशन याद है तो आराम से कर लोगे. स्पेसिफिक तो होगा नहीं, ठीक है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ नहीं होगा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होगा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग वो भी नहीं होगा, सब तो गलत ऑप्शन दिया हुआ है. 15. A nucleus of an atom consists of 146 neutron and 95 proton. मतलब अगर वो A था तो उसका एटॉमिक नंबर 95 था और मास नंबर क्या होगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, 146 प्लस 95, 9 10 14, 241. It decays after emitting an alpha particle. ये अल्फा पार्टिकल देके B बन गया. How many protons and neutrons are left? अब जब अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो जो नया बना है उसका मास नंबर आप 4 से कम कर देते हो, एटॉमिक नंबर
2 से कम कर देते हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे 93 होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 93 होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, दिस माइनस दिस, यानी कि 144, यानी ऑप्शन सी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। देखो सही है, ये तो था मेरा एमसीक्यू। चलो अब क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, जनरली फिजिक्स के पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आता है, लेकिन अब आएगा। पहला क्या है, अ डैश लीवर विल ऑलवेज हैव मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। देखो मैकेनिकल एडवांटेज होता है एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। क्लास 1 लीवर की बात करें तो फाल्क्रम बीच में होता है, मतलब इसका मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, तीनों चांस है। लेकिन अगर क्लास 2 लीवर की बात करें तो लोड बीच में होता है और इसका एफर्ट आर्म ना लोड आर्म से हमेशा बड़ा होगा, मतलब क्लास 2 लीवर होगा आंसर। इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा और क्लास 3 लीवर का हमेशा लेस देन 1 होगा, बिकॉज उसका एफर्ट बीच में होता है। नंबर बी क्या है, इन अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम इंक्रीज इन द वेट ऑफ द मूवेबल पुली डैश द एफिशिएंसी ऑफ द पुली सिस्टम। ये हम लोगों ने पढ़ा है, बुक में मेंशन है, डिक्रीजेस। क्या करेगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है, डिक्रीजेस द एफिशिएंसी। नंबर सी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इफ द मास एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी कितना टाइम्स हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। देखिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मान लेते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी फाइनल में क्या बोल रहा है, मास डबल कर गया है और वेलोसिटी भी डबल कर गया है, तो हाफ इंटू 2m इंटू 4v स्क्वायर, 4 2 8 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर विच इज इनिशियल, 8 टाइम्स इनिशियल हो जाएगा, becomes 8 टाइम्स। अब यहां पे देख सकते हो सॉल्यूशन, मास की वजह से ट्वाइस हो गया और वेलोसिटी की वजह से 4 टाइम हो गया, तो 4 2 8। यूनिट ऑफ पावर यूज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज हॉर्स पावर, ये रिकॉल है, ठीक है, हॉर्स पावर। नंबर ई, 2 कॉपर वायर हैव द डिफरेंट डैश बट विल हैव सेम डैश। देखो कॉपर वायर है, रेजिस्टिविटी पहली बात करें तो वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो जो सेकंड है वहां पे तो रेजिस्टिविटी होगा ही होगा, और पहला वाला भैया 2 कॉपर वायर कैन हैव द डिफरेंट रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस अलग हो सकता है बट रेजिस्टिविटी जो होता है, रेजिस्टिविटी वो तो सेम ही होगा बिकॉज वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, एंड रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V बाई आई, तो वो तो डिफर कर सकता है हम लोग का, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, फिर द ब्लैंक 6 नंबर का था। नंबर 2 क्या बोला है, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट फॉर अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अरे भैया ये रहा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये रहा हाइट इन मीटर मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इन जूल मान लेते हैं, तो हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये रहा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, नंबर 3 क्या बोला है, नेम द वेव्स यूज्ड फॉर द इको डेप्थ साउंडिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। गिव वन रीजन फॉर द यूज, बहुत सारा है, दे कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट डेविएशन, बहुत सारा है, कोई भी एक दे देना यहाँ पे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बड़ा इजी लगा मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। 3 का रोमन 1 का ए क्या बोल रहा है, रिफर द डायग्राम गिवन बिलो, अ लेंस विद 2 डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस इज शोन, इफ द रेज आर कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देन हाउ मेनी इमेजेस विल बी सीन। देखो ध्यान से देखो आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। नाउ फोकल लेंथ क्या चीज पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो रे क्या है अलग अलग जगह पे मिलेंगे, कौन पहले कौन बाद में वो डिपेंड करता है μ1 और μ2 पे, हो सकता है ये बाद में हो ये पहले हो, तो 2 इमेज आपको मिलेगा। आई गेटिंग इट।
क्या बोला, लेंस विथ टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आर शोन, इफ द रेज आर कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देन हाउ मेनी इमेजेस विल बी सीन। भैया 2 इमेज बनेंगे। क्लियर है? बिकॉज फोकल लेंथ डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो वो जो कन्वर्ज करेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करेंगे, वो 2 अलग अलग पोजीशन पे मीट करेंगे, क्योंकि 2 अलग अलग पोजीशन पे उनका फोकस होगा। क्लियर है? चलिए, नंबर ए हो गया। नंबर बी क्या है? बट 2 बोले। नंबर बी क्या है? अ ग्लास लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश। ऑलवेज आइडेंटिफाई द लेंस। अरे भैया ये कॉनकेव होगा। ठीक है, चलो रोमन 2 देख लेते, ये रोमन 1 था। इफ लाइव वायर मेक्स एन एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट विद द मेटल केस, which circuit A or B in the diagram illustrating an electric iron is considered safe for the user? देखो, इलेक्ट्रिक आयरन A और B, A में क्या किया गया, मेटल केस को अर्थिंग किया गया है। मतलब अगर गलती से वहां पे लाइव वायर कांटेक्ट में आ जाएगा मेटल केस के, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पूरा फ्लो हो जाएगा अर्थ वायर के कारण। ठीक है, तो आपको शॉक वहां पे नहीं लगेगा, यू विल बी सेफ्ड। बट बी में देखो, वहां पे जो अर्थिंग वो न्यूट्रल वायर का किया गया है, तो कोई फायदा होगा नहीं, आपको तो शॉक लग जाएगा अगर लाइव वायर मेटल केस में आया तो। मतलब ए मेरा करेक्ट है। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर बिकॉज इन द फर्स्ट केस मेटल केस इज अर्थिंग किया गया। ठीक है, अच्छा नंबर 3 देख लेते हैं। अ ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू चेंज अ हाई ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ टू अ लो। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्टेप डाउन होगा। कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा ये? स्टेप डाउन, बिकॉज हाई टू लो जा रहे हैं हम लोग, हाई टू लो जा रहे हैं तो स्टेप डाउन होगा। स्टेट वेदर टर्न रेशियो ऑफ द अबव इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 लेस देन 1। पता है हमें टर्न रेशियो लेस देन 1 होगा, क्योंकि टर्न रेशियो क्या चीज डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न बाय नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न। तो सेकेंडरी टर्न तो हमेशा कम होता है ना यहाँ पे, या फिर ई एस बाई ई पी, ई एस कम होता है, एन एस कम होता है एन पी से, तो ये लेस देन 1 होगा। क्लियर है? चल नंबर 4 देख लेते हैं। अ सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम, सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम at 100 degree centigrade is placed in water, placed in water 150 ग्राम, मास कितना है 150 ग्राम, टेम्परेचर कितना है इसका वाटर का T2 20 डिग्री सेंटीग्रेड। द फाइनल स्टेडी टेम्परेचर इज 25, फाइनल टेम्परेचर 25 है। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। हीट कैपेसिटी होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये याद रखिएगा। ठीक है, बाकी हो जाएगा। यहां पे क्या है, सॉलिड एट अ हायर टेम्परेचर है, वो हीट लॉस करेगा, तो हीट लॉस बाय सॉलिड इज मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज टेम्परेचर क्या है 100 माइनस 25 75। ठीक है, और यहां पे आपका जो वाटर है उसका जो हीट गेन है, हीट गेन क्या होगा, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज 4.2, देखो दिया हुआ है सामने, इनटू चेंज इन टेम्परेचर 5। सही है, तो एमसी ही तो निकालने बोला है आपको, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी, यही तो मेरा हीट कैपेसिटी होता है। हीट कैपेसिटी क्या होता है एम इंटू सी, तो एम सी क्या होगा भाई 2 टाइम्स 42। Am I clear? ये मेरा आंसर होगा। चलो ना, नंबर 5 क्या बोल रहा है? अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, देखो ध्यान से, इसका यूनिट क्या होता है, अगर यूनिट नहीं पता आपको कि ग्राम में किया हम लोगों ने ग्राम, और सी का यूनिट क्या होता है जूल पर ग्राम पर केल्विन, तो जूल पर केल्विन 42 जूल पर केल्विन। अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नंबर 5 देख लेते हैं। नंबर 5 क्या बोल रहा है, ए क्या बोल रहा है, नेम द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यही प्रिंसिपल है। ठीक है,
स्टेट इट्स वन यूज, तो यूज कोई सा भी लिख देना, आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट, ओके। नंबर 6 देखते हैं। नेम द रेडिएशन दैट आर एमिटेड ड्यूरिंग द डिके ऑफ न्यूक्लियस विच हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है? गामा रेडिएशन का होता है। Does the emission of the above mentioned radiation result in the change in the mass number? No. अगर अल्फा होता तब मास नंबर चेंज होता। नाउ नंबर 7, बड़ा ही प्यारा समय, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल जानना ही काफी नहीं है, उसका एप्लीकेशन यहाँ पे दिया है। देखिए, द ग्राफ illustrates the correlation between the number of proton, x axis में नंबर ऑफ प्रोटॉन है, and the number of neutron for elements A, B, C, D, E in the periodic table। ये periodic table में कुछ एलिमेंट यहाँ पे प्लॉट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। These elements are denoted by letters rather than the conventional symbols। मतलब C का मतलब कार्बन नहीं है भाई, ठीक है। When the element C, अब जो C है यहाँ पे, when the element C depicted in the graph undergoes radioactive decay, अब इसका radioactive decay हो रहा है, it releases radioactive rays, इससे radioactive rays निकल रहा है। कौन सा हमें नहीं पता, अल्फा भी निकल सकता है, बीटा भी निकल सकता है, गामा भी निकल सकता है। When these rays are directed into the plane of the paper, ये पेपर है, जब ये मान लो वो रे है, इसको हम डायरेक्टेड इस साइड, इस डायरेक्शन में किए, into the plane of the paper, तभी ये क्रॉस साइन दिखाया हुआ है, ठीक है, into the plane of the paper in the presence of magnetic field। एक मैग्नेटिक फील्ड भी ले लिया हम लोगों ने, as indicated by the figure B, they experience deflection। अब ये जो जा रहा था रे, इसको डिफ्लेक्शन हुआ थोड़ा सा, ये जो रेडिएशन जा रहा था इसको थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब इस पे कोई फोर्स लगा होगा, ये तो क्लियर है। causing them to move upward, ये थोड़ा ऊपर मूव किया। नेम द रेडियोएक्टिव रेडिएशन एमिटेड बाय द एलिमेंट C। 3 पार्ट है, पहला पार्ट देखते हैं कि भैया C ना अल्फा भी दे सकता है, बीटा भी दे सकता है, गामा भी दे सकता है। सबसे पहली बात, गामा हमारा नहीं होगा, बिकॉज गामा अगर होता तो ये अनडेविएटेड पास कर जाता, बट यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ है, या तो अल्फा होगा या तो बीटा होगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इससे पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें, एक चीज जान लीजिए, अगर अल्फा पार्टिकल का डायरेक्शन इधर है, अगर अल्फा पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी इधर ही होगा। अगर बीटा पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द बीटा पार्टिकल, बिकॉज बीटा पार्टिकल है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अब एक मैग्नेटिक फील्ड था, पार्टिकल जा रहा है, एक फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो हमें यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता चलेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि ये फोर्स का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट का, द मिडिल फिंगर इज अ करंट वन, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसे रखा, डायरेक्शन ऑफ दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स का डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन बाहर होगा। नाउ बी केयरफुल, करंट का डायरेक्शन बाहर है, करंट का डायरेक्शन बाहर है, रेडिएशन अंदर जा रहा है, मतलब जो करंट का डायरेक्शन है और रेडिएशन का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है बॉस, मतलब यहां पे बीटा पार्टिकल ही होगा, क्योंकि अगर अल्फा होता तो जिधर अल्फा का डायरेक्शन होता उधर ही डायरेक्शन ऑफ करंट होता, लेकिन यहां पे हम लोगों ने देख लिया कि भैया डायरेक्शन ऑफ करंट बाहर है, पार्टिकल अंदर जा रहा है, मतलब के बीटा पार्टिकल होगा मेरा। फिर से बीटा पार्टिकल जिधर मूव करेगा करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, बिकॉज बीटा आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, बीटा आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इधर जाएगा, करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, जो कि इस केस में हो रहा है। मतलब कौन सा पार्टिकल है हमारा? बीटा पार्टिकल है। क्लियर है? चलिए, ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। आइडेंटिफाई द डॉटर न्यूक्लाई। अब बीटा एमिशन, बीटा एमिशन में क्या होता है? बीटा एमिशन में क्या होता है आपका, ध्यान से देखो। बीटा एमिशन में जो न्यूट्रॉन होता है वो एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है, मतलब सी का एक न्यूट्रॉन कम हो जाएगा। सी का डायग्राम देखो ध्यान से, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन था 146, तो 145 हो जाएगा, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 145, और सी में नंबर ऑफ प्रोटॉन था 93, तो अब वो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 94, मतलब एक नीचे और एक राइट साइड, मतलब E। द डॉटर न्यूक्लियाई इज E। Am I clear? And the last one, name the law। लॉ कौन सा यूज किया भाई मैंने एलिमेंट निकालने के लिए? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, खत्म हो गया यहाँ पे। Am I clear? चलो, तो ये था हमारा सेक्शन ए। इस वीडियो में सेक्शन ए ही तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी करेंगे स्टार्ट। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया
लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।